राजनेता होना गुनाह है क्या? क्या चुनाव लड़ना गुनाह है? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ना गुनाह है? मुझे बताइए। अगर वो चुनाव लड़ना गुनाह था तो मनीष कश्यप जैसे लोग इस देश में गुनाह करते रहेंगे, और ये गुनाह करने वाला अकेला मनीष कश्यप नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, खुलेआम पद पर बैठते हुए संविधान की शपथ खाने के बाद कहते थे कि इस देश में, कि इस प्रदेश में, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी रहेगा, कोई बिहारी नहीं रहेगा, मारो भगाओ इनको, भगा दो। क्या ये अपमान का घूंट पूर्वांचल के लोग नहीं पीते हैं? क्या हिंदी भाषी लोगों की आसाम में हत्याएं नहीं होती हैं? क्या जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण लोगों को टारगेट नहीं किया जाता है? क्या इस देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा, संप्रदाय फैला नहीं है? ये ध्वज हमारे शहीदों के त्याग, बलिदान और तपस्या से लहराता है। ये ध्वज उन शहीदों के त्याग से लहराता है। जब वो सीमा पर गोली खाते हैं तो सारी गोलियां सीने पर होती हैं, पीठ पीछे गोली। जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो पीठ पीछे गोली कोई नहीं मिलती है, सब गोलियां सामने से मिलती हैं। वो तो 1 महीने से किसी से नहीं मिला, उसके तो परिवार वाले भी नहीं मिल पा रहे हैं। एक बुजुर्ग माँ है, पिता सेना में है। तो क्या एक सैनिक के खून में इतनी कमी आ गई, उसका डीएनए इतना खराब हो गया इस देश के सैनिक का कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसका बेटा खतरा बन गया? कश्यप का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। साथ ही बता दें 28 अप्रैल यानी आज की तारीख सुनवाई के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन आज का तारीख इसी तरह निकल गया और अगली तारीख 8 मई दे दी गई है। लेकिन हमारे साथ आज बातचीत के आपको बता दें एपी सिंह सर है, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और अपना पक्ष मनीष कश्यप की ओर से रख रहे हैं, दलीलें पेश कर रहे हैं। तो आज सर कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ? आज पहले तो 2 नंबर था, मैटर लिस्टेड था, तो उसमें पास ओवर लिया गया कि पास ओवर था, एडवोकेट थे नहीं तमिलनाडु सरकार की, फिर पास ओवर हो गया। पास ओवर के बाद लंच हो गया। लंच के बाद जब फिर से आफ्टर लंच कोर्ट बैठी है, असेंबल हुई, तो उसके बाद ये मेंशन की गई कि हमें एस्ट्रेडे को मिला है अमेंडेड पिटीशन मनीष कश्यप की। तो तमिलनाडु सरकार के वकीलों ने कहा कि हमें एस्ट्रेडे को मिली है शाम को, तो एस्ट्रेडे को मिली है, इसलिए अब हम इस पर जवाब देंगे और एनएसए पे हमें जवाब देना है। अमेंडेड इन्होंने पिटीशन की है इसको, तो हम उसमें टाइम हमें चाहिए। तो कोर्ट ने फिर टाइम नेक्स्ट मंडे दिया है, जिसमें 8 मई के लिए डेट आई है। ये भी देखा गया, जैसा आपने बताया, लंच के पहले कपिल सिब्बल मौजूद नहीं थे। बाद में वो आते हैं, कहते हैं हमें 1 दिन पहले ही एफिडेविट मिला है, इससे पहले हमें नहीं मिला था। तो क्या 8 मई को भी इसी तरह बयानबाजी, बहानेबाजी चलेगी या कुछ आएगा सामने? नहीं, सुबह में आ गए थे, वो देर में आए थे, थोड़ा जब पास ओवर हो गया तब देर में आए थे। फिर और मैटर थे, उन्होंने और मैटर में प्रोसीड किया कपिल सिब्बल जी ने, लेकिन इस मैटर के लिए फिर लंच के बाद जब रखा गया तो उन्होंने उसको कहा कि हमें टाइम चाहिए, क्योंकि उसमें एस्ट्रेडे फाइल किया गया। अमेंडेड पिटीशन जो फाइल किया एस्ट्रेडे को, कल फाइल हुई शाम को, तो कल फाइल हुई है, तो अब उसको आगे उन्हें टाइम तो चाहिए होता है, नेचुरल अपोजिट पार्टी को टाइम चाहिए होता है। काउंटर एफिडेविट बनता है, उनके अधिकारी आते हैं, साइन होते हैं, एफिडेविट बनता है, कॉपी भी सप्लाई होती है, कई बार इधर कॉपी लेट सप्लाई होती, तो भी एक मौका होता है कहने का। देखिए, अब अपोजिट पार्टी तो वो हैं, वो तो हर चीज़ को प्रयोग करेंगे, हर दलील को देंगे, हर टैक्टिस प्रयोग करेंगे, हर चीज़ को करेंगे, डिले हो, देर हो, मनीष कश्यप ज़्यादा से जेल में रहे। उनकी तो यही धारणा है, उनकी तो यही सोच है, उन्होंने तो रखा है। जब वो तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप का ट्रांजिट रिमांड जो मदर कोर्ट बिहार से लेके गए थे और वापस पटना लाना था, वहाँ से कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। जब वापस आ रहा था मनीष कश्यप वहाँ से, तो रात में 9 बजे कोर्ट खुलवाई गई। रात में 9 बजे कोर्ट खुलवाकर एप्लीकेशन लगाई गई और उस एप्लीकेशन को सुबह 10 बजे के लिए रखा गया, और जब 10 बजे सुनवाई हुई उस समय कह दिया गया कि ये इसमें तो एनएसए लगा हुआ है, एनएसए लगा दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा। अब बताइए, जो व्यक्ति मनीष कश्यप अपने आप सरेंडर हुआ, उसने कोई भेष बदला, दाढ़ी बढ़वाई, कटवाई, बाल लंबे किए, भेष बदला हो, कपड़े दूसरे पहने हो, आईडी दूसरी ली हो, क्या वो किसी एयरपोर्ट से भागते हुए पकड़ा, क्या वो नेपाल बॉर्डर से पकड़ा, क्या वो कहीं बेसमेंट से पकड़ा, कहीं छुपा हुआ था? नहीं, अपने आप सरेंडर हुआ, थाने में सरेंडर हुआ। ये उसकी गलती थी, यहाँ आना चाहिए था।
हाई कोर्ट जाना चाहिए था, एंटीसिपेटरी बेल लगानी चाहिए थी, ये नहीं कुछ किया। लेकिन वो क्यों? क्योंकि विश्वास करता था कि हमारी बिहार पुलिस है, हमारे तेजस्वी यादव हैं, हमारी सरकार है, हमारे युवाओं की सरकार है, हमारे साथ ऐसा गलत नहीं कहेगी। गलत फहमी में केस रजिस्टर्ड हो गया और मैं पुलिस में जाता हूँ, अपनी बात बताऊँगा जाके और सारी बात सामने आएगी। ये उन्होंने किया। मनीष कश्यप ने क्या गलत किया? नहीं किया। अब वो उसके बाद ट्रांजिट रिमांड लिया गया। उसके बाद मनीष कश्यप के खाते सीज कर दिए गए, 48 लाख रुपए थे, सब सीज कर दिए गए, सारे खाते सीज कर दिए गए। सोचिए आप, ये समस्या गलत है, मानवाधिकारों का हनन है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलिए वहाँ से ट्रांजिट रिमांड तमिलनाडु पुलिस लेके गई। चलो तमिलनाडु पुलिस लेके गई, वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, सारी जांच हो गई, सब कुछ पता लगा लिया, फिर एनएसए लगाया गया। जो व्यक्ति ये लगभग 1 महीने से पुलिस कस्टडी में हो, जुडिशियल कस्टडी में हो, अस्पताल में मेडिकल करा रहा हो, या जेल में हो, या कोर्ट में पेश हो रहा, इन 5 जगह के अलावा मनीष कश्यप इस पूरे महीने में कहीं नहीं था। वो या तो थाने में था, या फिर जेल में था, या फिर कोर्ट में पेश हो रहा था, या अस्पताल में मेडिकल करा रहा था, या फिर कोर्ट में पेश हो रहा था। 5 जगह थी। अब उस दौरान उसने क्या ऐसा कर दिया जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया? पहले से एफआईआर नहीं थी, पहले से एफआईआर मनीष कश्यप के लिए नहीं थी। जैसे अमृतपाल सिंह गिरफ्तार होने से पहले रासुका का एफआईआर थी एनएसए की, मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर नहीं थी। पुलिस कस्टडी के दौरान, जुडिशियल कस्टडी के दौरान, मेडिकल और थाने के दौरान उसको आपने किससे मिलवा दिया? मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप को क्या किसी आतंकवादी से आपने मिलवाया? किसी से फ़ोन कराया? किसी से मैसेज कराए? कोई वीडियो कॉलिंग कराई? कोई व्हाट्सअप चैटिंग कराई? कोई लेटर लिखवाया? किसी से चिट्ठी लिखवाई? किसी से फ़ोन पे बात कराई? किसी को सामने मिलवाया? अगर आपने ये सब किया है, पुलिस कस्टडी और जेल कस्टडी में किया है, तो आप जाने। लेकिन वो तो 1 महीने से किसी से नहीं मिला, उसके तो परिवार वाले भी नहीं मिल पा रहे हैं। एक बुजुर्ग माँ है, पिता सेना में है। तो क्या एक सैनिक के खून में इतनी कमी आ गई, उसका डीएनए इतना खराब हो गया इस देश के सैनिक का कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसका बेटा खतरा बन गया? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपने कितना बड़ा आरोप लगाया है। एक सैनिक का बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, और वो सैनिक जो इस देश की सीमा पर जो राष्ट्रीय ध्वज लहराता है ना, आप देख रही हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो लहराता है, ये ध्वज हमारे शहीदों के त्याग, बलिदान और तपस्या से लहराता है। ये ध्वज उन शहीदों के त्याग से लहराता है। जब वो सीमा पर गोली खाते हैं तो सारी गोलियां सीने पर होती हैं, पीठ पीछे गोली। जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो पीठ पीछे गोली कोई नहीं मिलती है, सब गोलियां सामने से मिलती हैं। और जब उनका शव हमारे गाँव, गली गलियारे, किसान मजदूर के परिवारों में आता है तिरंगे में लिपटकर, तो जो वहाँ पर उपस्थित महिलाएं होती हैं वो कसम खा के कहती हैं कि जो तू तो चला गया, जो मेरे पेट में पल्हा बच्चा है उसे भी इस देश की सेवा के लिए, देश के आन मान शान के लिए भेजूंगा। ऐसा शहीद, ऐसे सैनिक परिवार का बेटा आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हाँ, उसकी एक कमी है, उसने हिंदी भाषा के लिए लड़ा, प्रवासी के लिए लड़ा, मजदूरों के लिए लड़ा, उनके साथ अन्याय होता है उनके लिए लड़ा। उसकी एक कमी है, उसने हिंदी भाषा के लिए लड़ा, प्रवासी के लिए लड़ा, मजदूरों के लिए लड़ा, उनके साथ अन्याय होता है उनके लिए लड़ा। मैं कहता हूं, जब तेजस्वी का जन्म भी नहीं हुआ था, मनीष कश्यप का भी जन्म नहीं हुआ था, उस समय भी महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, खुलेआम पद पर बैठते हुए संविधान की शपथ खाने के बाद कहते थे कि इस देश में, कि इस प्रदेश में, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी रहेगा, कोई बिहारी नहीं रहेगा, मारो भगाओ इनको, भगा दो। क्या ये अपमान का घूंट पूर्वांचल के लोग नहीं पीते हैं? क्या हिंदी भाषी लोगों की आसाम में हत्याएं नहीं होती हैं? क्या जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण लोगों को टारगेट नहीं किया जाता है? क्या इस देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा, संप्रदाय फैला नहीं है? क्या मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? क्या देश से हट गया जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का शिकार हो रहा है? हिंदी भाषा बोलने की उसे दंड मिल रहा है। तमिलनाडु सरकार आरोप लगा रही कि यहाँ 6 केस रजिस्टर्ड हैं, वो तो आपने किए। वो क्या कह रहे हैं, बिहार सरकार कह रही है 8 केस पहले के रजिस्टर्ड है। बिहार सरकार कह रही है नेता है,
यूट्यूबर नहीं है। वही सवाल करना चाहेंगे, कुछ लोग मनीष कश्यप को यूट्यूबर कह रहे हैं, कुछ पत्रकार कह रहे हैं। वहीं कपिल सिब्बल जी कहते हैं कोर्ट में कि उनके 6 लाख से ज़्यादा 60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो एक राजनेता है। तो एनएसए लगा किस पर है, एक होने वाले राजनेता पर, यूट्यूबर पर, या फिर मनीष कश्यप जो एक सैनिक के बेटे हैं उन पर? देखिए, सैनिक के बेटे पे लग नहीं सकता, यूट्यूबर पे लग नहीं सकता, बात छोटे बड़े पत्रकार की आप कर नहीं सकते। पत्रकार छोटा हो बड़ा हो, पत्रकार पत्रकार होता है, चाहे उसकी वीकली मैगजीन हो, चाहे क्वार्टरली मैगजीन हो, चाहे डेली अखबार हो, चाहे इवनिंग समाचार हो, कोई भी हो उसका समाचार मैगजीन कोई भी हो, लेकिन पत्रकार पत्रकार होता है। राजनेता होना गुनाह है क्या? क्या चुनाव लड़ना गुनाह है? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ना गुनाह है? मुझे बताइए। अगर वो चुनाव लड़ना गुनाह था तो मनीष कश्यप जैसे लोग इस देश में गुनाह करते रहेंगे, और ये गुनाह करने वाला अकेला मनीष कश्यप नहीं है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में कितने राजनेता आए, पत्रकार से आए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, वो पहले पत्रकार थे, पहले कवि थे, उसके बाद प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने बयानों में कहा कि बाद में राजनेता हूँ, पहले मैं पत्रकार हूँ। चुनाव भी लड़े। इस मनीष सिसोदिया जी यहाँ के पहले पत्रकार थे, बाद में राजनीति में आए। राखी बिरलान हमारी बहन यहाँ की पहले पत्रकार थी, फिर राजनीति में आई। तो राजनीति में आना, पत्रकार होना गुनाह नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत चुनाव लड़ा मनीष कश्यप ने, कोई गलत नहीं किया, कुछ अपराध नहीं किया है। मनीष कश्यप एक तरफ बहुत सी मुसीबतें जेल में ऑलरेडी झेल रहे हैं, उसके बावजूद परिवार की बात की जाए तो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर काफ़ी प्रताड़नाएं उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो इसके लिए दोषी कौन है? 1 महीने से जिस व्यक्ति का रिमांड हो रहा, 1 महीने से ना समय पे खाना पीना, क्या होता होगा क्या नहीं होता। भाषा की बात है, तमिलनाडु सरकार के अधिकारी सीधे कह रहे थे आई डोंट नो हिंदी। देखा होगा आपने, आई डोंट नो हिंदी। जो व्यक्ति ये कह रहा है हिंदी नहीं जानता, मनीष कश्यप तो सिर्फ हिंदी जानता है, वो तो इंग्लिश जानता नहीं है। अगर इंग्लिश जानता होता या जानता है और इंग्लिश को व्यवहार में लाता, इंग्लिश का समर्थक होता, तो वो भी बाहर कहीं विदेश में नौकरी करके अपने माता को और पिता को नौकरी छुड़वा के वहीं बुला लेता, वहीं रख लेता, वहीं रहता। कितने लोग चले गए, ब्रेन ड्रेन हुआ है हमारे देश से, होता वो भी कर लेता। लेकिन उसने सन ऑफ बिहार लिखा, इस बात की सज़ा है। लेकिन उसे किस बात की सज़ा दे रहे हैं? आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, 8 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्या उस दिन उन पर लगा एनएसए हट जाएगा, और अगर हटेगा तो ये हटना कितना ज़रूरी है? अभी हम सभी का बहुत प्रयास है कि मनीष कश्यप जल्दी बाहर आएं। इतने दिन हो चुके हैं जेल में, दूसरे राज्य में है, वहाँ खाना पीना अलग है, भाषा अलग है, भाषा की वजह से वो जेल में है, तो उसे कितनी फिज़िकली और मेंटली परेशानी हो रही होगी। अब हमें उसके लिए यहाँ हमने जो क्लबिंग की पिटीशन लगी है, सारे केस क्लब हों और किसी दूसरे राज्य में उनका ट्रायल हो, क्योंकि बिहार और तमिलनाडु वाइस्ड है, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है उसको इंटरिम बेल दी जाए, वो भगोड़ा नहीं है, उसका पासपोर्ट आप रख लो, कहीं भागेगा नहीं, अंडरटेकिंग ले लो, श्योरिटी ले लो, जो भी चाहें जैसे ले लो, परिवार की श्योरिटी ले लो, ब्लड रिलेटिव की श्योरिटी ले लो, वो हो। तीसरी हमारी जो एनएसए लगाया है पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, वो ख़त्म होना चाहिए और केसों का ट्रायल हो और सत्य का सत्य, झूठ का झूठ सामने आए। ये आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मनीष कश्यप के भी मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मूल अधिकारों को बरकरार रखना देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत है। ये होना चाहिए, जिससे उसके फॉलोअर्स की बात नहीं है, उसके माता पिता परिवार की बात नहीं है, इस देश के एक बिहार राज्य के नागरिक को उसके मूल अधिकार मिल सकें, उसके मानवाधिकारों का हनन ना हो और वो बाहर आए। लेकिन कमजोरियां थोड़ी सी हो जाती हैं हमारी टीम की, लीगल टीम की, कि जो पहले फाइल हो जानी चाहिए थी अमेंडमेंट, मैंने तो बहुत दिन से कह रखा, लेकिन वो कल फाइल हो पाई, जिसकी वजह से तमिलनाडु सरकार को मौका मिल गया, बोलने का टाइम मिल गया। वो तो चाहते ही हैं अधिक से अधिक जेल में रखे, ये हुआ। तो आज हमारी सीधी बातचीत सीनियर एडवोकेट एपी सिंह से हुई और इन्होंने अपनी राय, जो चीज़ आज दलीलें पेश की गई कोर्टरूम में मनीष कश्यप से जुड़ी हुई, वो सारी बातें कोर्टरूम की बातों को सामने रखा है और बताया कि क्या कुछ हुआ। साथ ही आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, बावजूद इसके आज कुछ भी निकल कर कंक्लूजन नहीं आ पाया और अगली तारीख दे दी गई है कोर्ट की तरफ से, जो कि 8 मई को है। अब 8 मई को उम्मीद जताई जा रही है कि उस दिन मनीष कश्यप को न्याय मिल सकता है और एनएसए जैसा जो आरोप है वो हट
सकता है। इसी उम्मीद के साथ अब हमें और आपको सच का साथ देना होगा और मनीष कश्यप की रिहाई के लिए, उनके न्याय के लिए जमकर मांग करनी होगी, उनका समर्थन करना होगा। धन्यवाद।